कभी सोचा है कि ये दुनिया ऐसी क्यों है? मतलब कुछ देश इतने अमीर कैसे हो गए और कुछ देश आज भी इतने गरीब क्यों हैं? इन बड़े बड़े सवालों का जवाब शायद एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थियरी में छुपा हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी आज की दुनिया की हकीकत है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों की ताकत कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा है। आखिर ये हुआ कैसे? तो व्लादिमीर लेनिन ने साम्राज्यवाद पर एक सिद्धांत दिया था, जो हमें इन पेचीदा सवालों को समझने का एक नजरिया देता है। तो इस सिद्धांत की कहानी शुरू होती है फ्री मार्केट कंपटीशन से। एक ऐसी जगह जहां कहा तो जाता है कि सबको बराबर मौका मिलता है, पर असल में बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। चलिए कल्पना करते हैं एक बाजार की, जहां बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। हर कोई ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए होड़ में लगा हुआ है। लेनिन के मुताबिक कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की शुरुआत ठीक इसी तरह होती है। इसे ही कहते हैं फ्री कंपटीशन का दौर। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब देखिए, इनमें से एक दुकान जिसके पास पैसा भी ज्यादा है और पहुंच भी, वो अपने सामान के दाम इतने कम कर देती है कि बाकी छोटी दुकानें उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती। और नतीजा, धीरे धीरे बाकी सब दुकानें बंद हो जाती हैं। अब बाजार में सिर्फ एक ही बड़ा खिलाड़ी बचा है, और इसी को कहते हैं एकाधिकार, या जिसे हम सब मोनोपोली के नाम से जानते हैं। लेकिन मोनोपोली बनाने का एक और तरीका भी है, जो इससे भी ज्यादा शातिर है। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लड़ने का दिखावा बंद करके आपस में ही हाथ मिला लेती हैं, एक सीक्रेट डील कर लेती हैं। इसी को कार्टेल कहते हैं। पर्दे के पीछे ये सब मिलकर तय कर लेती हैं कि कौन, क्या और कितने में बेचेगा। तो हमें तो लगता है कि कंपटीशन चल रहा है, लेकिन असल में पूरा खेल पहले से ही फिक्स होता है। अच्छा, तो अब ये कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं, इन्हें चलाने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? जवाब है बैंकों से। और बस यहीं से बैंकों की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। तो ये हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। इंडस्ट्रीज को चाहिए था पैसा, बैंकों ने उन्हें भारी भरकम लोन दे दिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ लेन देन की नहीं थी। धीरे धीरे बैंक इन कंपनियों के फैसलों पर असर डालने लगे। दूसरी तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बैंकों में हिस्सेदारी खरीद ली। तो एक तरह से इंडस्ट्री का पैसा और बैंक का पैसा, ये दोनों मिल गए, और इस मिलाप से एक नई बहुत ही जबरदस्त ताकत पैदा हुई, जिसे लेनिन ने नाम दिया फाइनेंस कैपिटल, यानी वित्तीय पूंजी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देश की पूरी इकोनॉमी की चाबी मुट्ठी भर ताकतवर बैंकरों और उद्योगपतियों के हाथ में आ गई। एक तरह का फाइनेंशियल ओलिगार्की बन गया। अब यही लोग तय करते हैं कि पैसा कहाँ लगेगा, कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और कौन सी डूब जाएगी। तो ठीक है, अब पैसा कुछ ही हाथों में जमा हो चुका है, बहुत सारा पैसा। अब अगला सवाल, इस पैसे को और बढ़ाने के लिए कहाँ लगाया जाए? इस थियरी के मुताबिक इसका जवाब है अपने देश के बाहर। देखिए, अपने देश के अंदर तो मार्केट लगभग भर चुका है, कंपटीशन भी बहुत है, तो प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां मजदूरी बहुत सस्ती है, कच्चा माल भरा पड़ा है, और वहां निवेश करने पर जबरदस्त मुनाफा कमाया जा सकता है। और बस इसी मुनाफे की तलाश में ये फाइनेंस कैपिटल अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों में जाने लगता है। और यहीं पर ये थ्योरी एक बहुत बड़ा दावा करती है। ये जो पैसा बाहर जा रहा है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये दूसरे देशों पर अपना कंट्रोल जमाने का एक तरीका है। सोचिए, सस्ते मजदूर और सस्ते कच्चे माल से तो भारी मुनाफा है ही, साथ ही गरीब देशों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है जिससे वो कभी निकल ही ना पाएं। और फिर उन पर यह शर्त लगाई जाती है कि वो कर्ज देने वाले देश की ही कंपनियों से सामान खरीदेंगे। मतलब हर तरफ से फायदा। तो अब सोचिए, जब दुनिया की हर बड़ी ताकत, हर बड़ा देश मुनाफे की इसी दौड़ में शामिल हो जाए तो क्या होगा? नतीजा, पूरी दुनिया ही एक अखाड़ा बन जाती है जहां सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अच्छा, तो शुरुआत में ये जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ये सीधी लड़ाई से बचने की कोशिश करती हैं। ये आपस में बैठकर पूरी दुनिया के बाजार को ही बांट लेती हैं, एक सीक्रेट डील कर लेती हैं कि भाई देखो, अमेरिका का मार्केट तुम्हारा तो यूरोप का हमारा, कोई एक दूसरे के इलाके में नहीं आएगा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। ये जो बाजारों का बंटवारा था, ये जल्द ही जमीनों के बंटवारे में बदल जाता है।
जिसे हम सब कोलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। फिर सीन में आती हैं जर्मनी जैसी नई ताकतें, जो कहती हैं कि भाई दुनिया तो पहले ही बट चुकी है, हमें हमारा हिस्सा कहाँ मिलेगा। और जब दुनिया के इस बंटवारे को फिर से करने की मांग उठती है तो इसका अंजाम सिर्फ एक ही हो सकता है, युद्ध। और यही इस पूरी थ्योरी का सबसे चौंकाने वाला और कह सकते हैं सबसे विस्फोटक निष्कर्ष है। इसके मुताबिक पहला विश्व युद्ध किसी देशभक्ति के लिए नहीं लड़ा गया था, वो तो बस दुनिया के बाजारों, कच्चे माल के स्रोतों और कॉलोनियों को दोबारा बांटने के लिए लड़ा गया एक साम्राज्यवादी युद्ध था। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये 100 साल पुरानी बात हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये थियरी आज भी उतनी ही मायने रखती है? क्या आज की दुनिया को इससे समझा जा सकता है? चलिए देखते हैं। अगर आज की दुनिया से इसकी तुलना करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प समानताएं नजर आती हैं। उस समय जिसे मोनोपोली या एकाधिकार कहा गया, आज हम उसे बिग टेक कंपनियों के रूप में देखते हैं। जिसे फाइनेंस कैपिटल कहा गया, आज उसका चेहरा शायद IMF, वर्ल्ड बैंक और बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं। पूंजी का निर्यात आज FDI और आउटसोर्सिंग के नाम से जाना जाता है। और हाँ, अब देश सीधे तौर पर तो कॉलोनी नहीं बनाते, लेकिन उसकी जगह नव उपनिवेशवाद ने ले ली है, जहां दूसरे देशों को आर्थिक नीतियों और कर्ज के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। आज हम दुनिया भर में जो लड़ाइयां देख रहे हैं, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई देख रहे हैं, क्या ये कोई बिल्कुल नई कहानी है, या फिर ये उसी 100 साल पुरानी कहानी का बस एक नया चैप्टर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें